हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बीएड एंड टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज के लिए। प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज हैं और अगर आपको कोई वीडियो सर्च करना है तो आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं और जाते जाते बेल आइकन दबाना ना भूलेगा। हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल और आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 की साइंस से चैप्टर नंबर 2 जो कि है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फो। तो ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, ठीक है। So I have covered everything, each topic and each term, each terminology, everything is covered in this video, okay? So आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है इस अकेले वीडियो से, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछी गई हैं, ठीक है। तो मैं साथ साथ बताता रहूँगा क्या क्या एग्ज़ाम में आया है सीटेट के। और जहाँ पे भी लेवल 2 में साइंस आती है, एनसीईआरटी साइंस आती है 6, 7, 8 की, तो वो बच्चे भी देख सकते हैं आराम से, ठीक है। और एनसीईआरटी में जो कोई पढ़ रहा है, मतलब स्कूल में पढ़ रहा है, तो वो भी ये वीडियो देख सकता है, नो प्रॉब्लम। चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। और अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ यार लाइक करके जाना, क्योंकि लाइक और कमेंट सीखे हैं यूट्यूब के लिए मोटिवेशन का काम करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमें पता ही है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के अलावा भी, ठीक है। लेकिन हम सभी को क्या है, देख नहीं सकते हैं, ठीक है। हम अपनी नेकेड आई से या सिंपल अपनी आंखों से उन्हें नहीं देख सकते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, ठीक है। सूक्ष्म जीव कहते हैं हिंदी में। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। जैसे कि सिंपल एग्जांपल क्या है, कर्ड का जमना या दही जमाना क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही जमती है वो। लैक्टोबैसिलस उसको कर्ड बना देते हैं दूध को, ठीक है। और जो खाना खराब होता है, फूड रॉटिंग होती है, वो भी किसके कारण होती है? बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण होती है, ठीक है। बेसिकली क्या है, खाने को फंगस खराब करते हैं। जैसे देखा होगा आपने, ब्रेड पे ग्रीन मोल्ड लग जाता है, तो ग्रीन मोल्ड किसका एग्जांपल है? फंगस का एग्जांपल है। क्लियर है? चलो, तो एनसीईआरटी में बेसिकली ये 4 टाइप दी हैं: बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम इन 4 मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। चलो, वायरस को इसलिए इंक्लूड नहीं करती क्योंकि ये सेल थ्योरी को ओबे नहीं करता है, ठीक है। ये सेल थ्योरी को ओबे नहीं करता है। इसको क्या चाहिए? हमेशा लिविंग सेल चाहिए अपने आप को डिवाइड करने के लिए। ये खुद से रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता है, मतलब अकेला वायरस खुद रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता है। इसको हमेशा कोई लिविंग सेल चाहिए, ठीक है, ताकि इसका जीवन कंटिन्यू रह सके। क्लियर है? तो वायरस बहुत तरह के होते हैं। कुछ वायरस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, जैसे बैक्टीरियोफेज का एग्जांपल है ये, बैक्टीरियोफेज है ये, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर देता है। तो दैट्स व्हाई वायरसेस आर वेरी हार्मफुल फॉर अस। फंगस को भी इन्फेक्ट कर सकता है और हमें भी इन्फेक्ट कर सकता है। और प्लांट्स के भी वायरस होते हैं, ठीक है। प्लांट्स को भी इन्फेक्शन हो जाता है वायरस का। तो सिंपली क्या है, कोल्ड भी किससे होता है? वायरस से होता है। इन्फ्लुएंजा या फ्लू वायरस से होता है। कई बार बहुत तरह की खांसी जो होती है वो भी वायरस से हो सकती है। जो मम्प होता है वो भी वायरस से होता है, मतलब कन्फेड जो हो जाती है हमें कान के पास, वो भी वायरस कॉज करता है। हेपेटाइटिस या सिंपली जिसे पीलिया कहते हैं, वो भी वायरस कॉज करता है। एड्स भी वायरस कॉज करता है, ठीक है। और पोलियो, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये सभी होते हैं वायरस से। नाउ वेयर डू ऑर्गेनिजम्स लिव? कहाँ पे रहते हैं ये? तो सिंपली हमें पता है माइक्रोब्स हो सकते हैं सिंगल सेल्ड, मतलब एक कोषीय हो सकते हैं, या हो सकते हैं मल्टी सेल्यूलर, ठीक है, बहुकोषीय। इसमें जैसे बैक्टीरिया मोस्टली क्या होते हैं, यूनिसेल्यूलर होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं, ठीक है, वो एक ही सेल होती है। और एल्गी या फंजाई कई बार क्या है, वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं, ठीक है, बहुकोषीय होते हैं वो। क्लियर है? और माइक्रोब्स क्या है, वो कहीं पे भी रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा। और सेल वॉल है वो बनी होती है बहुत ही सॉलिड या रिजिड केमिकल सब्सटेंस से। जो बैक्टीरिया है उस पर बनी होती है पेप्टाइड और ग्लाइकन की, और फंगस में ये सेल वॉल बनी होती है काइटिन की, ठीक है। तो ये ऐसे केमिकल हैं जो उन्हें कहीं पे भी सर्वाइव करने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। वो आपको प्लांट्स में भी मिल जाएंगे, एनिमल्स में भी मिल जाएंगे, हम ह्यूमंस में भी मिल जाएंगे। जो थर्मल वेंट्स होते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे कुछ स्पीसीज मिल जाती हैं बैक्टीरिया की भी, ठीक है। और हमें जो बैक्टीरिया हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो ओशियंस में भी मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि दे हैव सेल वॉल, ओके। सेल वॉल बहुत ही ज़्यादा रिजिड होती है, बहुत ही ज़्यादा हार्श कंडीशन को भी सर्वाइव कर सकती है। क्लियर है? अमीबा क्या है? अमीबा
सिंगल रहता है, मतलब अकेला रहता है बेचारा, इसको किसी से कोई मतलब नहीं है। और फंगस और बैक्टीरिया क्या है, बेसिकली कॉलोनीज बना के रखते हैं, ये सोशलाइज हो जाते हैं, मतलब इनको सोशल इंटरेक्शन पसंद है। चलो तो ये देख लो, ये है स्पायरोगायरा का एग्जांपल। जो सिंपल काई होती है ना, एल्गी, जो आप पॉन्ड में देखते हो, तालाब में देखते हो, टंकियों में देखते हो, वो क्या है, स्पायरोगायरा होती है। एस्पेरेजिलस क्या है, फंगस है। पेनिसिलियम फंगस है जिससे पेनिसिलिन बनता है। ये क्लेमाइडोमोनास है, ये अमीबा है, ये यूक्लिना है, ये है पैरामीशियम। ठीक है, सबका अलग अलग साइज है, सबका अलग अलग स्ट्रक्चर है, और ये बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट होते हैं। चलो देन है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, कुछ हमारे लिए फ़ायदा भी करते हैं, कुछ हमारे लिए नुकसान भी करते हैं। ठीक है, जैसे कि दही का एग्जाम्पल हमने पढ़ा ही था। दही कैसे सेट होती है, तो दही को सेट करता है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस आर कॉल्ड एज प्रोबायोटिक, ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। जो याकुल्ट कप पीते हो ना आप, उसमें क्या है, लैक्टोबैसिलस की ही स्ट्रेन होती है। ठीक है, और कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल, जैसे टाइफाइड एंड कॉलरा का बैक्टीरिया क्या है, वो डिजीज कॉज कर देता है। ठीक है, टाइफाइड किससे होता है, साल्मोनेला टाइफी से होता है। चलो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ने हमें, तो हमें पता है कर्ड सेटिंग में माइक्रोब्स यूज होते हैं। ईस्ट यूज होता है केक मेकिंग में। ठीक है, केक मेकिंग में एंड ब्रेड में हम ईस्ट का यूज करते हैं, अल्कोहल प्रोडक्शन में भी। ठीक है, क्लियर है, ये आता है कि अल्कोहल या वाइन बनाने में या ब्रेड बनाने में कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है, तो वो यूज होता है ईस्ट का, इसलिए इसको कहते हैं बेकर्स ईस्ट। क्लियर है। और जैसे हमने सीवेज वाला चैप्टर पढ़ा था, तो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या है, एनएरोबिक बैक्टीरिया भी यूज होते हैं सीवेज ट्रीटमेंट में, और उससे क्या बनती है, मीथेन गैस बनती है। मीथेन गैस बेसिकली क्या है, बायोगैस है। जिसने सीवेज वाला चैप्टर देखा होगा, आई थिंक 7th क्लास में था ना, तो उसमें आप जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, और बहुत सारी मेडिसिन बनती हैं जैसे कि पेनिसिलिन और प्रोबायोटिक, ये सभी के हमारे हेल्थ के लिए अच्छे हैं। चलो देन है कमर्शियल यूज पढ़ लेते हैं फिर से। तो ये एग्जांपल आता है, जो ईस्ट है उसका यूज होता है अल्कोहल बनाने में, वाइन बनाने में एंड एसिटिक एसिड बनाने में। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है सीटेट में प्रीवियस ईयर में कि वाइन एंड अल्कोहल बनाने के लिए किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है, तो वो यूज होता है ईस्ट का। इसको याद रखना। ईस्ट करता क्या है, ईस्ट ना ग्लूकोज को मतलब खा लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है, और ये बनाता है अल्कोहल एंड CO2। ठीक है, CO2 बनता है, तभी हमारे ब्रेड फ्लफी रहते हैं और उसमें आप छोटे छोटे छेद देख सकते हो, होल्स देख सकते हो। और जो ईस्ट यूज होता है बेकरी में, उसका नाम है सैकेरोमाइसिस सर्विसियाई। क्लियर है, ये सभी चीज याद रखना। सैकेरोमाइसिस सर्विसियाई को ही कहते हैं बेकर्स ईस्ट, क्योंकि बेकरी इंडस्ट्री में यूज होता है। अब ये शुगर को कन्वर्ट कैसे करता है, एनएरोबिकली कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं रहती, और इस प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर टू अल्कोहल, ओके, एंड CO2 इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। जब एनएरोबिक प्रोसेस हो रही है, मतलब विदाउट ऑक्सीजन। क्लियर है। चलो फर्मेंटेशन की प्रोसेस दी कितनी थी, ये भी क्वेश्चन आता है। ये दी थी लुईस पास्चर ने, मतलब इन्होंने डिस्कवर किया था कि फर्मेंटेशन जैसी कोई प्रोसेस होती है 1857 में। इस चैप्टर की सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से इस वीडियो को प्लीज़ देखते जाना। चलो मेडिसिनल यूज पढ़ लेते हैं। तो मेडिसिनल जैसे एंटीबायोटिक में बहुत सारी, पेनिसिलिन पेनिसिलियम फंजाई से मिलता है, और एंटीबायोटिक्स यूज होती हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन को स्टॉप करने के लिए। क्लियर है। और कौन सी एंटीबायोटिक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये सभी बनती हैं बैक्टीरिया से। क्लियर है, और फंजाई से। चलो पेनिसिलिन की स्टोरी पढ़ते हैं। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था 1929 में। ये एक्चुअली काम कर रही थी बैक्टीरिया पे, तो इन्होंने पेट्री प्लेट पे कुछ कल्चर ग्रो करवाए बैक्टीरिया के। ठीक है, और उस प्लेट को वो थोड़े दिन के लिए आई थिंक भूल गए। अब क्या हुआ, उसमें ग्रीन कलर की कोई चीज ग्रो कर गई। ठीक है, वो क्या था, एक्चुअली ग्रीन माउल्ड। अब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने देखा कि जहाँ तक ये ग्रीन माउल्ड ग्रो किया ना, वहाँ तक बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए साइंस में ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है।
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ऑब्जर्व किया और इन्होंने उस पर रिसर्च स्टार्ट करी और इन्होंने फिर पेनिसिलिन एंटीबायोटिक पेनिसिलियम फंगस से एक्सट्रैक्ट किया या आइसोलेट किया। क्लियर है? एंटीबायोटिक और किस में यूज होती है? जो पोल्ट्री का खाना होता है ना, फीड्स होती है, उसमें भी डालते हैं। और जो हमारे कैटल्स होते हैं, जो कैटल्स का खाना होता है, उसमें भी एंटीबायोटिक का यूज होता है। और एंटीबायोटिक कभी भी डॉक्टर्स की एडवाइस के बिना नहीं लेनी चाहिए। और एंटीबायोटिक का जो भी कोर्स दिया गया है आपको 3 दिन का 7 दिन का, वो अच्छे से कंज्यूम करनी चाहिए। ठीक है? नहीं तो क्या होता है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस आ जाती है और बैक्टीरिया और स्ट्रांग हो जाता है और आपको अफेक्ट कर सकता है। चलो देन पढ़ते हैं वैक्सीन्स। तो वैक्सीन्स का क्या रोल है? वैक्सीन्स का रोल ये है कि ये हमारी बॉडीज में एंटीबॉडीज प्रोडक्शन को इंड्यूस कर देते हैं या स्टिमुलेट कर देते हैं और हमारे डिफेंस मैकेनिज्म को एक्टिव कर देते हैं किसी पर्टिकुलर एंटीजन के लिए। ठीक है? सपोज एक गुंडा आया है, उसके पास बंदूक नहीं है, लेकिन हमारा फौजी या पुलिस क्या होगी, वो तैनात हो जाएगी वहाँ पे। ठीक है? और क्या होगा, वो जो बुरा आदमी है, जो गुंडा है, गून है, उसकी शक्ल याद है तो मेमोरी भी डेवलप हो जाएगी। तो एंटीबॉडीज भी ऐसी करती हैं, एंटीबॉडीज में भी मेमोरी डेवलप हो जाती है कि पर्टिकुलर इंसान आए तो इसको मार देना है, बिल्कुल इसको ख़त्म कर देना है ताकि ये हमें अफेक्ट ना कर सके। ठीक है? तो एंटीबॉडीज ऐसी काम करती हैं। वैक्सीन्स हम देते हैं इंडिविजुअल को, इंडिविजुअल में एंटीबॉडी बन जाती हैं, उसमें होती है मेमोरी, और जब वो एंटीजन दोबारा आता है, रियल वायरस आता है, तो एंटीबॉडी उसको ख़त्म कर देती हैं। ठीक है? आई होप क्लियर है। वैक्सीन्स में एक्चुअली होता क्या है, या तो इनएक्टिव फॉर्म होती किसी बैक्टीरिया की, किसी वायरस की, या डेड माइक्रोब्स यूज होते हैं ऐसे वैक्सीन। अब डेड माइक्रोब्स हैं, वो खुद तो बीमारी कॉज करते नहीं है, लेकिन वो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है? तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाती हैं किसी पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ, और फ्यूचर में जब वो रियल का वायरस आता है, रियल का बैक्टीरिया आता है, तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ लड़ सकती है। आई होप क्लियर अच्छे से। नहीं क्लियर तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कमेंट में, या इस वीडियो को दोबारा देख लेना। चलो, आजकल हमारे पास क्या है, बहुत सी बीमारियों के लिए वैक्सीन है, जैसे टीबी के लिए बीसीजी है, बैसिलस कैलमेटिक यूरिन, कॉलरा के लिए भी है, टेटनस के लिए टीटी वैक्सीन है, टेटनस टॉक्साइड आई थिंक, स्मॉल पॉक्स के लिए भी वैक्सीन है, पोलियो के लिए भी वैक्सीन है, साल्क सेबिन वैक्सीन, ये इनके नाम है पोलियो के वैक्सीन्स के। ठीक है? और वैक्सीन्स का यूज करके ही हमने स्मॉल पॉक्स एंड पोलियो को इरेडिकेट कर दिया है या बिल्कुल ख़त्म कर दिया अपने देश से। वैक्सीन्स बनाई किसने थी? वैक्सीन बनाई थी एडवर्ड जेनर ने 1798 में। इसके पीछे भी एक स्टोरी है, वो आप जाके नेट पे पढ़ना, कि पहले कुछ जो मिल्कमेट थी उनको पहले काव पॉक्स हो गया था। ठीक है? और जिनको पहले काव पॉक्स हो गया था उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा था। तो एडवर्ड जेनर ने सोचा कि इनको क्यों नहीं हो रहा है, तो उन्होंने काव पॉक्स के जो पुस्ट्यूल थे, जो फुंसियाँ थी, उसमें से पस इंजेक्ट कर दिया। एक बॉय था, उस बॉय का नाम याद नहीं आ रहा मुझे भी, सॉरी। ठीक है? और उसको फिर स्मॉल पॉक्स का इंजेक्शन लगाया। ठीक है? अब इसको क्या हुआ, इसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। इस तरह से एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन को डिस्कवर कर लिया था स्मॉल पॉक्स की। मतलब जिसको पहले काव पॉक्स हो गया ना, उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। उस टाइम एंटीजन एंटीबॉडीज का कोई इतना फॉर्मूला नहीं था, क्योंकि 1798 की बात है, उस टाइम इतनी रिसर्च अच्छी नहीं थी, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो अच्छे से मैकेनिज्म को पढ़ पाते। क्लियर है? तो उन्होंने कहा कि हमारी बॉडी में कुछ होता है, मतलब हमारी बॉडी में कुछ डिफेंस मैकेनिज्म बन जाता है। क्लियर है? चलो देन है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। तो हमें पता है कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि अच्छे भी होते हैं, जैसे कि राइजोबियम और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी। ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। ठीक है? मतलब जो भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको प्लांट के यूज करने लायक नाइट्रोजन में बदल देते हैं। ठीक है? ये क्या है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं। ठीक है? चलो, क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। तो हमने सीरीज वाले चैप्टर में पढ़ा ही है, कुछ एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि ऑर्गेनिक वेस्ट को, जैसे सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, बचा हुआ खाना है, उसको कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है? और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो इनको डिकम्पोज कर देते हैं और बना देते हैं ऑर्गेनिक खाद या मैन्योर। चलो देन है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है? तो बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं जो कि प्लांट्स एंड एनिमल्स को अफेक्ट करते हैं, डिजीज कॉज कर देते हैं, खाना खराब करते हैं,
लेदर को भी ख़राब कर देते हैं और हमारे कपड़ों को भी ख़राब कर देते हैं जो नेचुरल फाइबर से बने होते हैं। जो नेचुरल ऊल होता है, नेचुरल सिल्क होता है, उस पर भी पैथोजन लग जाते हैं, ठीक है, उसको भी ख़राब कर देते हैं। माइक्रोब्स एक्चुअली क्या है, हमारी बॉडी में कहीं से भी आ सकते हैं, थ्रू एयर, थ्रू वाटर, थ्रू कॉन्टैक्ट, ओके, थ्रू अदर ह्यूमन बीइंग, जैसे कि आजकल कोरोना है। तो जो भी डिजीज किसी इन्फेक्टेड पर्सन या किसी भी रूट से होती है उसको कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज या संक्रामक रोग। क्लियर है? इसको कहते हैं संक्रामक रोग। जैसे कि छींक रहा है ना, तो अपने साथ बहुत सारे वायरस स्प्रेड कर रहा है। आप समझ सकते हो कि सिंपल कोरोना का केस है। और जब हम छींकते हैं तो आई थिंक वो 6 to 10 फीट तक जा सकती है, ठीक है। तो जब भी आप स्नीज करो अपनी माउथ को हमेशा कवर करो। चलो देन इसमें मलेरिया भी दे रखा है। तो सिंपल है, मलेरिया किससे होता है? फीमेल मॉस्किटो के काटने से होता है, जिसको कहते हैं फीमेल एनोफिलिस। फीमेल एनोफिलिस करती क्या है? जब ये काटती है तो ये हमारे बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम जो कि है प्रोटोजोआ, उसको इंजेक्ट कर देती है, ठीक है। अब प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाती है और उसके प्रति हमारा डिफेंस मैकेनिज्म, हमारी जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है वो एक्ट करता है और हमें 24 घंटे, 48 घंटे या 72 घंटे के बाद बुखार आता है, क्योंकि प्लाज्मोडियम उसी टाइम पे डिवाइड होता है, ठीक है। तो मॉस्किटो को चाहिए अपने लिए लाइफ साइकिल के लिए पानी, तो ऐसी जगह को हमेशा आप साफ रखो जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है और वहाँ पे पानी इकट्ठा ना होने दो, मतलब गमलों में, टायर्स में या कूलर्स में। चलो देन है फ्लाइज, जो मक्खियाँ होती हैं। मक्खियाँ क्या है? बहुत बड़ा कारण है बीमारी करवाने का। फ्लाइज हो सकता है मल मूत्र पे बैठे, कहीं नालियों में बैठे, और वही मक्खी क्या है आपके खाने पे भी बैठ सकती है, ठीक है। तो कहीं पे अनहाइजीनिकली अगर खाना बन रहा है तो वहाँ पे हमें खाना या पानी पीना नहीं चाहिए। चलो ये टेबल देख लो, ये एनसीईआरटी में ही है। ट्यूबरकुलोसिस क्या है? बैक्टीरियल डिजीज है जो कि होती है एयर रूट से। मीजल्स होती है वायरस से, ये भी एयर रूट से होती है। चिकन पॉक्स है वायरस की डिजीज, वायरल डिजीज है, ये होती है एयर एंड वाटर दोनों से। पोलियो क्या है? ये भी वायरस से होती है और ये भी एयर एंड वाटर से ही होती है, ठीक है। देन है कॉलरा बैक्टीरियल डिजीज है, विब्रियो कॉलरी से होती है। ये होती है फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीज है, तो गंदे खाने या गंदे पीने के पानी से होती है, ठीक है। टाइफाइड भी सेम क्या है? बैक्टीरिया से होती है, साल्मोनेला टाइफी कॉजेटिव एजेंट है इसका। कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड से होती है। हेपेटाइटिस है वायरल डिजीज और ये बेसिकली गंदे पानी से होती है, ठीक है। मलेरिया क्या है? मॉस्किटो इसका वेक्टर है और इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? प्रोटोजोआ है, मतलब प्लाज्मोडियम जिसका नाम है, ठीक है। रूट ऑफ ट्रांसफर क्या है इसका? मॉस्किटो, मच्छर काटता है और हमें मलेरिया हो सकता है, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। देन है डिफरेंट माइक्रोब जो कि एनिमल्स में बीमारी कॉज करते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स में कौन सा करता है कॉज? एंथ्रेक्स। इसको डिस्कवर किसने किया था? इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट कोच ने। तो ये नाम प्लीज याद रखना, ये सभी इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो रॉबर्ट कोच ने डिस्कवर किया था बैसिलस एंथ्रेसिस को, जो कि कॉजेटिव एजेंट है एंथ्रेक्स का। ये एक्चुअली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कॉज कर देता है, ठीक है। फुट एंड माउथ डिजीज जो कि एनिमल्स में होती है, कैटल्स में होती है, ये होती है एक वायरस के जरिए, ठीक है। इसमें क्या है? ब्लिस्टर्स हो जाते हैं माउथ में और फुट में एनिमल्स के। तो ये एनिमल्स को बहुत होती है, कैटल्स की बहुत होती है। चलो ये एग्जाम्पल देख लो, ये एनसीईआरटी बुक में। सिट्रस कैंकर आई थिंक सिट्रस फ्रूट्स में होता है, नींबू या संतरों में। तो ये बैक्टीरिया से होता है, इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन है एयर। रस्ट ऑफ व्हीट गेहूं में होता है और ये होता है फंगस से, इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? एयर एंड सीड्स में इन्फेक्शन हो जाए और वो फ्यूचर में जब प्लांट बने तो उसमें रस्ट लग जाए, ठीक है। देन है येलो वेन मोजैक ऑफ भिंडी या ओकरा, ये किससे होती है? वायरस से होती है और इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन है इंसेक्ट, मतलब इंसेक्ट में वायरस होता है और ये जब प्लांट को काटता है तो इसको इन्फेक्ट कर देता है। क्लियर है? चलो देन है इसमें फूड पॉइजनिंग के बारे में पता है। तो फूड पॉइजनिंग कैसे होती है? जब हमारा खाना कंटेमिनेटेड होता है माइक्रोब से या उनके टॉक्सिक सब्सटेंसेस से, ठीक। माइक्रोब्स क्या करते हैं? कुछ केमिकल सीक्रेट करते हैं जिससे कि हमारा खाना हो जाता है कंटेमिनेटेड, ठीक है। और जब हम वो खाना खाते हैं तो हम पड़ जाते हैं बीमार। और फूड पॉइजनिंग कई बार बहुत ही ज़्यादा रिस्की होती है और जान जा सकती है। इसलिए कभी भी वॉमिटिंग और डायरिया हो तो उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा
डायरिया या वोमिटिंग होती है तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है, और उससे फिर हार्ट अटैक आने का चांस रहता है। चलो देन है फूड प्रिजर्वेशन की कुछ टेक्निक्स पढ़नी है और इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। आप जब पढ़ोगे तो आप अपने आप पहचान जाओगे। चलो केमिकल्स मेथड्स क्या हैं, तो आपने देखा होगा अचार में हम क्या है बहुत ज़्यादा सॉल्ट्स डाल देते हैं ना, बहुत ज़्यादा एडिबल ऑयल या नमक डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा नमकीन एनवायरनमेंट या बहुत ज़्यादा ऑयली एनवायरनमेंट कुछ तरह के बैक्टीरिया को रोक सकता है, उनकी ग्रोथ को रोक सकता है। अचार डालना एक्चुअली एक टेक्निक है ना। अचार बनाना एक्चुअली एक टेक्निक है जिससे कि हम आम को प्रिजर्व कर लेते हैं या किसी भी सब्जी या फल को प्रिजर्व कर लेते हैं, ठीक है, और उसको ताकि हम पूरे सीजन खा सकें। अगर हर एक आप प्रोसेस को देखो तो सभी में बहुत ज़्यादा साइंस इन्वॉल्व है, ठीक है। केमिकल्स कौन से यूज होते हैं, तो सोडियम बेंजोएट का एग्जांपल हर बार आता है, मतलब मोस्टली टाइम पे ये आ चुका है सीटेट के एग्जाम में। और सोडियम मेटाबाइसल्फेट कॉमनली यूज होने वाले प्रिजर्वेटिव हैं इंडस्ट्री में, जिसको यूज करते हैं हम जैम्स को प्रिजर्व करने में, स्क्वैसेस होती हैं, एसिटिक एसिड, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स एंड पिकल्स को, ठीक है। तो जो भी बाजार से आप लेते हो तो उसमें हो सकता है सोडियम बेंजोएट डाला हो एज ए प्रिजर्वेटिव। इसको अच्छे से याद रखना, ये सीटेट क्वेश्चन में आ चुका है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट, तो ये दोनों आए तो दोनों ठीक है, अगर एक आए तो किसी एक को आप टिक कर लेना। चलो देन है प्रिजर्वेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। तो प्रिजर्वेशन हम करते आ रहे हैं कॉमन सॉल्ट यूज करके एंशिएंट टाइम से। हम मछली को या मीट को बहुत ज़्यादा नमक में रख देते हैं। बहुत ज़्यादा जब नमक हो जाता है तो माइक्रोब्स उसमें बेसिकली अपने आप ग्रो नहीं करते, ठीक है। और हम पिकल्स को भी ऐसे ही प्रिजर्व करते हैं, अपने रॉ मैंगोज को और इमली को भी इसी तरह से प्रिजर्व किया जाता है। चलो देन है शुगर। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा भी कर दोगे किसी चीज़ को तब भी क्या है, बैक्टीरिया के लिए ग्रो कर पाना या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए ग्रो कर पाना बहुत टफ हो जाता है, ठीक है। तो शुगर जैम्स में डाला जाता है, जेलीज में, मुरब्बा आप देखते हो ना, आंवले का मुरब्बा, तो वो भी क्या एक तरह से प्रिजर्वेशन टेक्निक है जिसमें हमने बहुत ज़्यादा चीनी डाल दी है ताकि उसमें माइक्रोब्स ना उगे, मतलब माइक्रोब्स ग्रो ना हो। चलो देन है प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। तो अचार में हम बहुत ज़्यादा ऑयल डाल देते हैं और कई बार हम अचार क्या है विनेगर में भी डालते हैं। विनेगर क्या है बहुत ज़्यादा खट्टा है, सार है, तो जब बहुत ज़्यादा टू मच हो जाता है ना, तो टू मच कंडीशंस किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती, और वो कंडीशन माइक्रोब्स के लिए भी अच्छी नहीं होती, कुछ तरह के माइक्रोब्स को, और वो ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। लेकिन कुछ ऐसे माइक्रोब्स भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशंस में भी ग्रो कर जाते हैं। क्लियर है, ये पॉइंट हमेशा याद रखना। चलो देन है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। तो इसमें हीट किलिंग के बारे में पढ़ेंगे। हम दूध को क्यों उबालते हैं, हम इसलिए उबालते हैं कि हम माइक्रोब्स को ख़त्म कर पाएँ, ठीक है। ये क्या है, हीट किलिंग का एग्जाम्पल है। देन है पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें दूध को 15 to 30 मिनट्स के लिए उबालते हैं 70 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, और उसको सडनली चिल्ड कर देते हैं, मतलब ठंडा कर देते हैं। ये क्या है, पास्चराइजेशन। ये एक्चुअली क्या है, मैन्युफैक्चरिंग में बड़े स्केल पे यूज होती है। दूध को 15 से 30 मिनट तक गर्म करो 70 डिग्री पे और इसको जल्दी से ठंडा कर दो, मतलब पैकेट में भर दो। तो ये प्रोसेस, ये प्रिजर्वेशन टेक्निक या पास्चराइजेशन किसने डिस्कवर की थी, ये की थी लुईस पास्चर ने, ठीक है, इसीलिए इसको कहा गया पास्चराइजेशन। चलो देन है कुछ कोल्ड टेक्निक्स, दीज आर यूज्ड टू इनएक्टिवेट, ठीक है। गर्म टेम्परेचर में क्या होता है, माइक्रोब्स मर जाते हैं, ठंडे टेम्परेचर में इनएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। इन दो वर्ड्स को अच्छे से याद रखना। जब आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कर देते हो तो माइक्रोब खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, और जब ठंडा टेम्परेचर होता है तो माइक्रोब्स इनएक्टिव हो जाते हैं, उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो रुक जाती है। तो फ्रिज का हम किस लिए यूज करते हैं, फ्रिज को हम इसीलिए यूज करते हैं ताकि माइक्रोब्स क्या है ग्रो ना करें, क्योंकि ठंडा एनवायरनमेंट है और जो माइक्रोब्स बाई चांस में हैं भी तो वो फर्दर ग्रो ना कर पाएँ। चलो देन है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इसको हम कई बार पढ़ चुके हैं, एक बार फिर पढ़ लो, अलग से भी है ये। तो जो बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, ये बेसिकली होता है रूट नोड्यूल्स में, ठीक है, और किसमें, लेग्यूम प्लांट में। जो दालें होती हैं ना, दाल पल्सेज, उसके रूट्स में होता है, नोड्यूल बना देता है और यहाँ पे ये फिक्स करता है नाइट्रोजन को, मतलब जो भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको यूज करने लायक बना देता है, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है। नाइट्रेट इजिली यूजेबल फॉर्म है प्लांट्स के लिए, क्लियर है।
तो नाइट्रोजन साइकिल पढ़नी भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर में दे रखी है, बहुत लेंथी चैप्टर है यार। चलो, तो हमें पता है 78% नाइट्रोजन है हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में, लेकिन वो यूजेबल नहीं है, उसको प्लांट ऐसे यूज नहीं कर सकते। उसके लिए क्या होती है, नाइट्रोजन साइकिल होती है। तो ये दे रखी है और मैंने इसको थोड़ी इजी फॉर्म में बनाने की कोशिश करी। तो देखो, नाइट्रोजन है एटमॉस्फेरिक फॉर्म में, N2 की फॉर्म में। ये जाती है यहाँ पे रूट्स में, तो रूट्स में नोड्यूल्स हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट में और उसको प्लांट यूज कर लेता है। ठीक है, बाकी क्या है, कुछ नाइट्रोजन सॉइल्स में चली जाती है बारिश के थ्रू या लाइटनिंग होती है, वहाँ पे सॉइल में बैक्टीरिया है, अमोनिफिकेशन होता है। ठीक है, अमोनिफिकेशन से क्या है, NH4 बन जाता है, अमोनियम बन जाता है। ठीक है, अमोनियम से बनते हैं नाइट्राइट, नाइट्राइट्स होते हैं NO2 नेगेटिव। इस प्रोसेस को कैटेलाइज कौन करता है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कैटेलाइज करते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। अच्छे से सुनते जाना बिल्कुल। ठीक है, नाइट्राइट बन गई। अब नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स कौन बनाएगा, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बनाएंगे। यहाँ पे NO2 को बना देंगे NO3। क्लियर है। अब NO3 क्या है ना, NO3 वो फॉर्म है या नाइट्रेट्स वो फॉर्म है जिसको प्लांट्स बेसिकली यूज करता है या यूजेबल नाइट्रोजन है, यू कैन से। तो नाइट्रेट यूज कर लिए जाएंगे प्लांट्स के जरिए, प्लांट्स मरेंगे भी, प्लांट्स को एनिमल भी खाएंगे, एनिमल्स भी मरेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा डीकम्पोजिशन। ठीक है, डीकम्पोजिशन कौन करेगा, डीकम्पोजिशन करेंगे डीकम्पोजर्स, जो कि हो सकते हैं एरोबिक हों या एनएरोबिक हों, बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंगस हो सकते हैं। क्लियर है, और छोटे छोटे इंसेक्ट हो सकते हैं। क्लियर है। चलो, नाइट्रेट फिर चले जाते हैं एटमॉस्फेयर में। क्लियर है। तो इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो था और आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसमें कोई भी चीज़ छोड़ने वाली नहीं है क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, सभी पॉइंट्स कवर करने ज़रूरी हैं। ओके, सो प्लीज़ यार, बहुत मेहनत लगी थी। अगर अच्छा लगा हो कंटेंट तो प्लीज़ लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए बने रहना चैनल के साथ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।